welcome in English coaching center in लाला गुरवलिया। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मीनिंग की जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। आप सभी जूनियर के बच्चे हो, इसलिए जूनियर में पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस का ज्ञान अति आवश्यक होता है। आज मैं आप लोगों को टेंस से संबंधित कुछ बातों को बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक दिन में कम से कम एक टेंस खत्म हो जाए। और इस तरह से अगर जो टेंस जितना ही जल्दी खत्म होगा, फिर उसके बाद से आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। चलिए, टेंस का मतलब हम बताते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। और आपसे अगर जो कोई पूछे कि काल क्या कहलाता है, काल का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं हर एक वाक्य में एक वर्ब होता है। हर एक वाक्य में एक वर्ब होता है और उस वर्ब के होने के समय को हम टेंस कहते हैं। हर एक वाक्य में एक वर्ब होता है, क्रिया होता है, और उस क्रिया के होने के समय को टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। यह काल 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार का टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। और तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को हम कहेंगे, प्रेजेंट टेंस को जो है 4 भाग में बांटा गया है। उसमें से पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब कि सेम जैसे ये प्रेजेंट टेंस का है वैसे ही पास्ट टेंस का भी होगा, और वैसे ही सेम फ्यूचर टेंस का भी होगा। अब पास्ट टेंस में सेम वैसे ही कैसे होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस भी सेम वैसे ही होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। फुली ऑपरेशन होगा हर टेंस का, ताकि आपके समझ में आ जाए और आप ठीक से समझ सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि हम हिंदी से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हिंदी के वाक्यों को ही देखना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजी के वाक्यों को समझ पाएंगे, लिख पाएंगे, उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे।
क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक पहचान होता है और उस व्यक्ति को देखने के बाद हम उसको पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है। सेम वैसे ही हर टेंस का एक पहचान है। हिंदी वाक्य की बात हम कर रहे हैं। हर एक टेंस का एक अपना पहचान है। उस पहचान को अगर जो हम जानेंगे तभी उस टेंस को पहचान पाएंगे, और जब हम उस टेंस को पहचान लेंगे तो उससे संबंधित नियम पर गौर करेंगे और फिर उस नियम से उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा आदत को बताता है, किसी व्यक्ति के आदत को बताता है। आदत क्या है? किसी भी चीज को करने की, बार बार करने की कला, वही आदत कहलाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि लोग कहते हैं कि ये दिन भर सोया रहता है, तो सोना उसकी क्या है? आदत है। कोई कहता है कि ये तो दिन भर घूमता रहता है, इसका मतलब घूमना उसकी आदत है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत को बताता है। अगर हम उसके हिंदी वाक्य को देखें ध्यान से, तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये आता है। हिंदी वाक्य के अंत में, यूं कहें कि क्रिया के अंत में, क्रिया शब्द के अंत में, तो हिंदी वाक्य का जो क्रिया होता है ना, वो अंत में ही होता है। तो क्रिया के अंत में हम कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, या हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये आता है। जैसे वाक्य ले लें, वह मेरी सहायता करता है। राजू रोज शहर जाता है। देखो बेटा, पहला वाक्य है वह मेरी सहायता करता है। एक तो आदत को बता रहा है ये वाक्य कि उसकी आदत क्या है कि वह मेरी सहायता करता है। अगर दूसरी चीज देखें तो इस हिंदी वाक्य के अंत में ता है आया है। दूसरे वाक्य को देखें ध्यान से, लिखा है कि राजू रोज शहर जाता है। एक तो राजू की बात कही गई है, उसकी आदत की बात कही गई है कि वो रोज शहर जाता है, उसकी आदत है। अगर वाक्य के अंत में देखें तो वाक्य के अंत में आया है ता है, तो स्पष्ट है कि ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कुछ लोग कहते हैं ना कि क्रिया शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। तो बात एक ही है, हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया ही होता है और उस क्रिया में ही ये लगा होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं। ये जैसे यहाँ सहायता करना एक क्रिया है, क्रिया में ही लगा है। इसमें जाता है, जाना एक क्रिया है और इस क्रिया में ही ये ता है लगा हुआ है। इसका अगर जो हम ट्रांसलेशन करें तो ट्रांसलेशन का जो रूल है बिल्कुल सिंपल है, आसान है। क्या नियम है? जैसे कि हर टेंस में होता है, सेम वैसे ही सबसे पहले हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को और फिर एक्स्ट्रा शब्द को लिखेंगे। ठीक, ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। एस का मतलब सब्जेक्ट, कर्ता। भी का मतलब वर्ब, क्रिया। और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, कर्म। और ईटीसी का मतलब एक्स्ट्रा एंड अदर, बाकी जो है सब। नियम इतना ही नहीं है, नियम कुछ और भी है, लेकिन उस नियम को बताने से पहले मैं आप लोगों से पहले इसी नियम पर इसको बनाने के लिए बता दें। इस नियम पे हम बनाएं तो इसमें सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही, पुरुष रहेगा तो ही,
स्त्री रहेगा तो सी, और बाकी मतलब वस्तुओं के लिए या स्त्री पुरुष दोनों के लिए दैट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये पुरुष है क्योंकि यहाँ लिखा गया है करता है, सहायता करता है। अगर स्त्री रहता, स्त्री ये रहता तो ऐसा कहा जाता कि वह मेरी सहायता करती है। पुरुष है इसलिए ही। उसके बाद से वर्ब लिखेंगे। वर्ब इसमें है सहायता करना। सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प, हेल्प। और फिर मेरे की अंग्रेजी लिखेंगे मी। क्या हुआ, ही हेल्प मी। लेकिन अभी बना नहीं है ये, अभी गलत है, इसमें कुछ और नियम है। वो नियम क्या है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को देखते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है या आई, यू, वी, दे ये है, तो उसके बाद जो क्रिया लिखते हैं उस क्रिया में यस या यस नहीं लिखते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी ही, एक वचन ही है ना, सिंगुलर है, एक आदमी का बोध करा रहा है, इसलिए इसके क्रिया में हम क्या जोड़ देंगे, यस। अब हो गया, सही हो गया, ही हेल्प्स मी। इसको भी बनाते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट राजू है जो सिंगुलर है, एक है, सिंगुलर है ना, राजू। अब क्रिया लिखेंगे। क्रिया है इसमें जाना। जाना की अंग्रेजी गो। सिंगुलर है इसलिए इसमें हम जोड़ देंगे यस, गोज। और फिर टू। टू क्यों, गो क्रिया के बाद, चाहे गो क्रिया किसी भी रूप में हो, पहले रूप में, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चौथे रूप में या पांचवें रूप में, उसके बाद टू लगाते हैं। नियम है ये। गो का पहला रूप गो ही है। मूल गो का मूल रूप होता है टू गो। ध्यान देना, कहीं भी मीनिंग लिखा होगा आप लोग पढ़िएगा कि गो का मूल रूप जो होता है ना वो होता है टू गो। कम का मूल रूप टू कम। सिट का मूल रूप टू सिट। ये कम, गो, सिट ये पहला रूप है क्रिया का। और फिर उसके बाद से दूसरा रूप होता है, गो का दूसरा रूप वेंट, तीसरा रूप गॉन, चौथा रूप गोइंग और पांचवा रूप गोज। मतलब ये पांचवा रूप है। उसके बाद से हम टू लगाएंगे। राजू गोज टू, और फिर शहर की अंग्रेजी बेटा सिटी, और फिर रोज की अंग्रेजी डेली, DAILY। डेली की जगह पे हम एवरीडे भी लिख सकते हैं। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, डेली को पहले लिख सकते हैं, डेली कामा राजू गोज टू सिटी। समझे। लेकिन वाक्य का जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन का होगा, या आई, यू, वी और दे होगा, तब क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे आराम आराम से पढ़ना बेटा, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लेना, शर्माना मत। बच्चे विद्यालय में समय से आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यहाँ भी आदत की बात की जा रही है, बच्चों की आदत की बात की जा रही है कि बच्चों की आदत क्या है कि वह विद्यालय में समय से आते हैं, उनकी आदत है। तो यहाँ आदत की बात की गई है। वाक्य के अंत में देखें, ये जो क्रिया है आते हैं, उसके अंत में लिखा है ते हैं। इसका मतलब कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन इसका सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन का है। अब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट को जब लिखेंगे तो उसके बाद जो क्रिया आएगी उस क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाएंगे बेटा। सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तभी जोड़ेंगे, प्लूरल होगा तो नहीं जोड़ेंगे।
इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो ऐसे होगा, चिल्ड्रेन, क्रिया लिखेंगे, आना की अंग्रेजी कम टू स्कूल, और फिर समय से ऑन टाइम। क्या हुआ? चिल्ड्रेन कम टू स्कूल ऑन टाइम, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। एक चीज और मैं बता दूं कि जैसे मैं कहा हूं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। तो प्रश्न ये भी बनता है कि कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ ईएस लगाएंगे, ये भी बनता है ना। तो इसके लिए ध्यान दो, ऐसी क्रिया जिसके अंत में यस, डबल यस, सी यस, यस यस और ओ हो, उसमें हम जो है ई यस लगाते हैं और बाकी सब में यस लगाते हैं। हमें क्रिया में ही लगाना है ना, यस या यस। तो ऐसा क्रिया शब्द जिसके अंत में यस हो, डबल यस हो, सी एच हो, एस एच हो और ओ हो, उसके अंत में हम ई एस लगाते हैं। जैसे गोज में मैं क्या लगाया था? ई एस लगाया था। तो अंत में अगर जो इसमें से कोई भी शब्द आता है, कोई भी अक्षर आता है, तो उसके अंत में हम ई एस लगाएंगे। ओके, एनी डाउट? नो। ये तो सिंपल सेंटेंस की बात हुई। यस सर। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। वाक्य हो, राजेश विद्यालय में किताब नहीं लाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है बेटा। देखो, आदत की बात इसमें भी की जा रही है कि राजेश नाम का जो लड़का है वह स्कूल में किताब नहीं लाता है, उसकी आदत है। वाक्य के अंत में देखें तो आया है ताहू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य क्लियर है, लेकिन वाक्य निगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं लिखा गया है, और नहीं की अंग्रेजी होती है नॉट, नो। लेकिन इस टेंस में नहीं की अंग्रेजी हम नॉट या नो नहीं लिखते हैं। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डज नॉट, और प्लूरल नंबर का अगर जो सब्जेक्ट होगा तो नहीं की अंग्रेजी लिखेंगे डू नॉट। आई, यू, वी और दे के साथ भी नहीं की अंग्रेजी हम लिखते हैं डू नॉट। राजेश सिंगुलर नंबर है, इसलिए नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डज नॉट। सब्जेक्ट, फिर डज, डू, फिर प्लस नॉट, वर्ब का पहला रूप लगेगा। इसमें यस या यस मत लगा देना, निगेटिव वाले वाक्य में यस या यस नहीं लगेगा। और फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद एक्स्ट्रा सब। यही रूल है, इसी रूल पे हम बनाएंगे। आइए बनाते हैं। सब्जेक्ट है राजेश, राजेश सिंगुलर नंबर है ना, इसलिए नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डज नॉट, डज नॉट। क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, क्रिया है लाना, लाना की अंग्रेजी ब्रिंग। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या नहीं लाता है? बुक नहीं लाता है। और एक्स्ट्रा शब्द है विद्यालय में, तो लिखेंगे इन द स्कूल। क्या हुआ? राजेश डज नॉट ब्रिंग बुक इन द स्कूल।
ठीक, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वाक्य हो मैं रात में चावल नहीं खाता हूँ, चावल नहीं खाता हूँ। मेरी आदत क्या है कि मैं रात में चावल नहीं खाता हूँ। आदत इसमें भी बता रहा है। वाक्य कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि नहीं भी आया है। तो मैं कहा हूं ना कि सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब में यस या जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डू नॉट, या सब्जेक्ट आई यू वी दे ये होगा तो नहीं की अंग्रेजी हम लिखेंगे डू नॉट। तो आई है यहाँ पे बेटा, इसलिए नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? डू नॉट लिखेंगे। आई डू नॉट, क्रिया लिखेंगे खाता हूँ। इट या टेक, इट लिखो या टेक, TAKE। क्या नहीं खाता हूँ? फूड, राइस, चावल की बात हो रही है, राइस। कब नहीं खाता हूँ? रात में, इन द नाइट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को बताया, नेगेटिव सेंटेंस को बताया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कल बताऊंगा। मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं, आप लोग कॉपी पर नोट कर लो और उसको घर से उसको ट्रांसलेट करके लाइएगा। बोले? चलिए लिखिए। लिखिए कृपाल, कृपाल कृपाल खेत में काम करता है। डोंट मेक एन वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस इसका नेगेटिव, कृपाल खेत में काम नहीं करता है। तीसरा सेंटेंस, मैं अपने मम्मी पापा का आज्ञा मानता हूं। इसका नेगेटिव, मैं अपने मम्मी पापा का आज्ञा नहीं मानता हूं। अगला सेंटेंस, उत्तर प्रदेश में नेता रात में भी घूमते हैं। इसका नेगेटिव, उत्तर प्रदेश में नेता रात में नहीं घूमते हैं। नेक्स्ट, चिड़ियाएं ऊंचे आकाश में उड़ती हैं।
चिड़ियाएं ऊंचे आकाश में उड़ती हैं। इसका निगेटिव, चिड़ियाएं ऊंचे आकाश में नहीं उड़ती हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। वर्क हार्ड and study in your school and in your home. Thank you.